आप स्टार्ट कर दीजिए सर, जिसको आना होगा आएगा। ठीक। तो ये स्लाइड दिख रही है सभी को? समरीन, आपको ये स्लाइड दिख रही है? यस सर। चैप्टर 13 सर। ओके। ओ ठीक है सर। हाँ हाँ हाँ। तो किसी को कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है तो पूछिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। यस, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? ठीक है। तो कल हम लोगों ने आजादी के पहले तक जो भारत में शिक्षा का विकास हुआ उसको डिस्कस किया था। आज हम लोग जो है आजादी के बाद जो है क्या विकास हुआ उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो भी हमारे कोर्स में है। तो यहाँ पर पहला जो आयोग बना वो बना राधा कृष्णन आयोग या राधा कृष्णन कमीशन। ठीक है। तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट थे, है ना, उनके नाम पर ये आयोग बना। तो स्वतंत्रता के बाद पहला जो आयोग था, स्वतंत्रता के बाद पहला आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। और ये आयोग 1948-49 के आसपास बनाया गया था। ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था उच्चतर शिक्षा या हायर एजुकेशन। ठीक है। लेकिन इसने जो विद्यालय संबंधी शिक्षा थी या उससे संबंधित जो भी समस्याएं थी, ठीक है, लेकिन विद्यालय शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर भी चर्चा की। ठीक है। मतलब इसने केवल विषय मतलब हायर एजुकेशन की बात नहीं की, इसने यहाँ पर जो विद्यालय शिक्षा है उस पर भी चर्चा की। तो यहाँ पर क्या हुआ कि नवंबर 1948 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन या सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और इन्हीं के बर्थडे को हम लोग टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में आयोग का गठन। ठीक है। और इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो अगस्त 1949 में प्रस्तुत की। ठीक है। 1949 के अगस्त महीने में प्रस्तुत की। अब यहां पर इसकी सिफारिशें क्या क्या हैं वो हम लोग देखते हैं। तो पहली सिफारिश यहां पर यह है कि विश्वविद्यालय के डिग्री कोर्स के पहले, विश्वविद्यालय के डिग्री कोर्स से पहले 12 साल तक की 12 साल तक की स्कूली शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। 12 साल तक की स्कूली शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। दूसरी बात यह कि विश्वविद्यालय में परीक्षा के दिनों के अतिरिक्त वर्ष में कम से कम 180 दिन की पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है। 180 दिन की पढ़ाई अनिवार्य हो, जो 11-11 सप्ताहों के 3 सत्रों में विभाजित हो। ठीक है। तो यहां पर ये दूसरी बात आई कि विश्वविद्यालय में जो भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं उसके अलावा
कम से कम 180 दिन। 180 दिन का मतलब 6 महीने की पढ़ाई होनी चाहिए। तीसरी बात यहां पर आई कि उच्च शिक्षा के 3 मुख्य उद्देश्य, उच्च शिक्षा के 3 मुख्य उद्देश्य होने चाहिए। ठीक है, पहली है सामान्य शिक्षा, मतलब जो कॉमन एजुकेशन है। दूसरा है यहां पर संस्कारी शिक्षा, ठीक है, और तीसरा है यहां पर व्यावसायिक शिक्षा या प्रोफेशनल एजुकेशन। ठीक है, तो उच्च शिक्षा के 3 उद्देश्य हों जो कि इस तरीके से हैं। अब इसमें यह भी बात कही गई कि इसमें सामान्य शिक्षा पर सर्वाधिक बल दिए जाने की बात है, सामान्य शिक्षा पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर यह भी पॉइंट आ रहा है कि ये जो तीनों शिक्षाएं हैं इसमें सामान्य शिक्षा पर ज्यादा बल दिया जाना चाहिए। फिर इसमें एक और बात आई कि जो वर्तमान अभियांत्रिकी है, वर्तमान अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग जो संस्थाएं हैं, अभियांत्रिकी और तकनीकी संस्थाओं को राष्ट्रीय संपत्ति मानना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय संपत्ति मानना चाहिए। ठीक है, फिर यहां पर अगली जो सिफारिश आई वो ये कि प्रशासनिक सेवाओं के लिए मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए स्नातक की उपाधि कंपलसरी नहीं होनी चाहिए। प्रशासनिक सेवाओं हेतु विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो आवश्यक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो स्लाइड नंबर 1 में एक बार सभी लोग देखिए, आजादी के बाद जो पहला आयोग बना उसने क्या क्या कहा। अभी इसकी कुछ सिफारिशें और बाकी हैं। ठीक है, एक बार सभी लोगों से मैं चाहूंगा कि स्लाइड नंबर 1 पर फोकस करें। स्लाइड नंबर 1 में किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? मैं सभी लोगों से पूछना चाहूंगा, किसी को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, बताएं। नो सर। अच्छा, चलिए, तो राधाकृष्णन आयोग की कुछ सिफारिशें और थीं। तो इसमें पहली चीज आएगी कि शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए। समवर्ती सूची आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ी होगी, जिसका मतलब यह है कि इस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो ये अगली सिफारिश आई। फिर यहां पर आई कि विश्वविद्यालय शिक्षा या यूनिवर्सिटी एजुकेशन के पर्यवेक्षण का मतलब होता है सुपरविजन करना, मतलब कैसे काम चल रहा है। पर्यवेक्षण हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन या यूजीसी की स्थापना की जाए। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हो। ठीक है, और तो ये सिफारिशों के आधार पर, मतलब जो ये सिफारिशें दी गई, सिफारिशों के अनुरूप 1953 में यूजीसी या यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये इतनी सारी सिफारिशें थीं और उसका प्रभाव यह पड़ा कि यहां पर यूजीसी की स्थापना की गई। ठीक है, अब जो दूसरा आयोग आया वो था कोठारी शिक्षा आयोग। तो कोठारी शिक्षा आयोग जो है ये आ रहा है 1964 में और 1966 तक इसका जो है वो रहता है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये कि जुलाई 1964 में, मतलब जिस समय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, तो जुलाई 1964 में डॉक्टर डीएस कोठारी
डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में, DS कोठारी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग, उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। शिक्षा आयोग का गठन, ठीक है। अब इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है वो जून 1966 में दी। तो आयोग के द्वारा अपनी रिपोर्ट जून 1966 में देना, और इसने वर्तमान शिक्षा पद्धति की आलोचना की। वर्तमान शिक्षा पद्धति की आलोचना और बदलती हुई जो परिस्थितियां हैं उनके उनके अनुकूल एक लचीली शिक्षा या फ्लेक्सिबल एजुकेशन की बात की, ठीक है, आलोचना की। और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल, बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल लचीली शिक्षा की जरूरत पर बल देना, ठीक है। मतलब ये जो आयोग है, ये जो करंट है उस समय की जो शिक्षा पद्धति रही होगी उसकी आलोचना कर रहा है। तो अब इसकी सिफारिशें क्या थी उस पर फोकस करते हैं। तो सिफारिशों में जो पहली थी कि शिक्षा के सभी स्तरों पर, सभी स्तर का मतलब क्या है, मतलब हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन, शिक्षा के सभी स्तरों पर सामान्य शिक्षा के अनिवार्य अंग के रूप में, सामान्य शिक्षा के अनिवार्य अंग के रूप में समाज सेवा या सोशल सर्विस और कार्य अनुभव, है ना, वर्क एक्सपीरियंस, कार्य अनुभव को शामिल करना, ठीक है। तो ये यहां पर पहली इसकी सिफारिश थी कि शिक्षा के सभी स्तरों पर सोशल वर्क, सोशल सर्विसेज और वर्क एक्सपीरियंस को शामिल किया जाए। अगली बात यहां पर आई कि जो माध्यमिक शिक्षा है या जो इंटरमीडिएट एजुकेशन है, माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक और तकनीकी पूर्ण, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक और तकनीकी पूर्ण बनाया जाए, ठीक है। तीसरी बात यहां पर आई कि राष्ट्रीय आय का, मतलब जो भी नेशनल इनकम है उसका कम से कम 6% शिक्षा पर व्यय हो, ठीक है, कम से कम 6% शिक्षा पर व्यय हो। और ये देखिए, तो देखा जाए तो आज ही 6% शिक्षा पर व्यय नहीं हो रहा है, जबकि शिक्षा पर ये कमीशन कब है, 1966 में इसने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। अगली बात यहां पर आई कि शिक्षा के पुनर्निर्माण में कृषि या एग्रीकल्चर, कृषि अनुसंधान या एग्रीकल्चरल जो शोध हैं या रिसर्च हैं, है ना, कृषि एग्रीकल्चर और इससे संबंधित विज्ञानों को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाए, विज्ञानों को उच्च प्राथमिकता दी जाए, ठीक है। तो एक बार मैं चाहूंगा सभी लोग इस स्लाइड पर फोकस करें। कोठारी शिक्षा आयोग जो है वो 1964 से 66 के बीच में रहा है, ठीक है। अभी इसकी कुछ सिफारिशें बाकी हैं, एक बार सभी लोग इस पर फोकस करें। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट?
भाई सभी लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, समरीन, सैमसन, पल्लवी, नीरू, विवेक, अंजलि एंड पूजा, सभी लोग मुझे जवाब दें। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? और ये जवाब जो है वो बोल के दें जरा, है ना। चैट बॉक्स में जवाब न दें, चैट बॉक्स में केवल आंसर दें, ठीक है। आंसर का मतलब जो हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। तो नो कोठारी शिक्षा आयोग में अभी तक कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है, चलो। तो अब यहाँ पे कुछ और सिफारिशें हैं। जैसे पहली सिफारिश आई कि विद्यालयों के लिए अध्यापकों के प्रशिक्षण, ठीक है, टीचर्स की ट्रेनिंग की बात की गई, अध्यापकों के प्रशिक्षण और श्रेणी पर बल देना, ठीक है। मतलब इनकी कैटेगरी जो है वो किस तरीके से होगी और इनको किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर अगली बात यहां पर आई कि सभी बच्चों को प्राइमरी या प्राथमिक जो कक्षाएं हैं, सभी बच्चों को प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए, मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहां पर आ रहा है कि माध्यमिक स्तर पर स्थानीय भाषाओं में शिक्षण को प्रोत्साहन दिया जाए, ठीक है। शिक्षा को प्रोत्साहन या इसे इनकरेज किया जाए। तो ये भी यहां पर इसकी सिफारिश थी। और यहां पर इसने एक और सिफारिश की कि शिक्षक की जो आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति है, शिक्षक की आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति सुधारने की सिफारिश, ठीक है। तो यहां पर ये इसकी कुल सिफारिशें थी, ठीक है। अब यहां पर पहली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई वो 1968 में आई। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। तो जैसे अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चल रही है, पहली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई वो 1968 में आई, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। तो यहां पर क्या है कि इसके पीछे कोठारी आयोग की सिफारिश के आधार पर पहली जो है वो शिक्षा नीति की घोषणा की गई। कोठारी आयोग जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, जीएस कोठारी की अध्यक्षता में बनाया गया था। तो कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर, कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1968 में भारत की पहली शिक्षा नीति की घोषणा हुई। शिक्षा नीति की घोषणा हुई। अब इसमें क्या, हाँ बोलिए बोलिए, कुछ कह रही है? चलिए, संविधान के अनुच्छेद, प्लीज अपना माइक बंद कर दें यदि आपको कुछ पूछना नहीं है तो। मैं वो मेरा मारो ब्लूटूथ कहाँ है वो दे दे अपना, नहीं अरे भाई जरा अपना माइक बंद कर दीजिए। पर लेकर बैठे आवाज का ही नहीं याद तो संविधान के अनुच्छेद 45, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का प्रयास करना चाहिए। शिक्षा की व्यवस्था का प्रयास, है ना। ये अगली बात आई। इस बात यहां पर आई कि अध्यापकों का स्तर, ठीक है, अध्यापकों का स्तर
इसी के साथ साथ वेतन और शिक्षा में वृद्धि की जाए। ठीक है। पर अगली बात आई कि त्रिभाषा सूत्र को स्वीकार कर क्षेत्रीय भाषाओं के विकास पर बल दिया जाए। ठीक है। तो अब यहां पर थोड़ा सा ये त्रिभाषा सूत्र समझिए। जब हम लोग आजाद हुए थे तो ये सोचा गया था कि हम लोग 3 भाषाओं को बच्चों को पढ़ाएंगे। पहली भाषा क्या होगी, जो उसकी मदर टंग होगी। दूसरी भाषा क्या होगी, जो इंटरनेशनल लैंग्वेज, जो कि इंग्लिश ज्यादा मानी गई। और जो तीसरी भाषा थी वो उसके अपोजिट स्टेट, जैसे मान लीजिए जो नॉर्थ के स्टेट हैं उनको साउथ की एक लैंग्वेज पढ़नी चाहिए, और जो साउथ के हैं उनको नॉर्थ की एक लैंग्वेज पढ़नी चाहिए। तो ये ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला जो है वो स्वीकार करने की बात की गई। तो अब साउथ के लोग जो हैं वो इसके लिए तैयार हो गए कि हम नॉर्थ की लैंग्वेज को पढ़ेंगे। लेकिन नॉर्थ के जो लोग थे उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम साउथ की लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे। अब साउथ की लैंग्वेजेस का मतलब जैसे तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल, है ना, तो इसको नॉर्थ के लोगों ने मना कर दिया। ठीक है। तो ये लैंग्वेज फॉर्मूला था वो एक्सेप्ट नहीं हो पाया। ठीक है। अगली बात यहां पर आई कि शिक्षा के अवसरों पर समानीकरण किया जाना। समानीकरण किया जाने का मतलब ये है कि शिक्षा जो है वो सभी को दी जाए। ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि समाज का कोई तबका जो है वो छूट जाए। अगली चीज यहां पर आई कि विज्ञान और अनुसंधान, मतलब साइंस और रिसर्च को प्राथमिकता दिया जाना। ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अभी कुछ और बाकी है। मैं चाहूंगा एक बार सभी लोग इस स्लाइड पर फोकस करें। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? तो देख लें, किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन है वो जरूर पूछ लें। मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही है भाई? यस सर। तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक। तो अब यहां पर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ही कुछ और बातें हैं वो देख लीजिए। पहली बात यहां पर आई कि कृषि और उद्योगों के लिए शिक्षा का विकास किया जाए। कृषि और उद्योगों के लिए शिक्षा का विकास, ठीक है, ये किया जाए। दूसरी बात यहां पर आई कि जो पाठ्यपुस्तक हैं या जो बुक्स हैं, पाठ्यपुस्तकों को अधिक उत्तम और सस्ता होना चाहिए। मतलब किताबें बहुत अच्छी हों और सस्ती हों, ताकि मतलब लोग उसे ज्यादा से ज्यादा खरीद सकें और पढ़ सकें। तीसरी बात यहां पर आई कि राष्ट्र के प्रत्येक भाग में शैक्षणिक ढांचा एक समान होना चाहिए। ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि साउथ में कुछ और स्ट्रक्चर हो, नॉर्थ में कोई और स्ट्रक्चर हो। तो ये एजुकेशन का स्ट्रक्चर जो है वो एक ही अपनाना जाना चाहिए। तो इसी के लिए क्या किया गया, 10+2+3 का एक कॉम्बिनेशन लाया गया। और ये 10+2+3 मेरे ख्याल से सभी को समझ में भी आ रहा होगा। 10 का मतलब हाई स्कूल, +2 का मतलब इंटर, +3 का मतलब ग्रेजुएशन। तो 10+2+3 के ढांचे को अपनाना, ठीक है, जिसमें 2 वर्ष का
उच्च माध्यमिक स्तर मतलब इंटरमीडिएट, उच्च माध्यमिक स्तर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल, स्थानीय जरूरतों के अनुकूल स्कूलों में, ठीक है, अनुकूल स्कूलों में या कॉलेजों में, या कॉलेजों दोनों में हो सकता है, ठीक है। और यही फॉर्मूला जो है वो पूरे इंडिया में अपनाया गया। अगली बात इसने वही कही जो पहले कोठारी आयोग ने कही थी कि राष्ट्रीय आय का 6% जो है वो शिक्षा पर व्यय होना चाहिए। राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय हो, ठीक है। तो ये पहली जो एजुकेशन पॉलिसी थी 1968 में, उसकी ये सिफारिशें थी। अब 18 साल के बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो एक नवीन शिक्षा नीति आई जिसको फिर से न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहा गया। नवीन शिक्षा नीति जिसको 1986 में आई और 86 में राजीव गांधी जो है वो प्रधानमंत्री थे। तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे केसी पंत, कृष्णचंद्र पंत, और उन्होंने 1986 में शिक्षा नीति का एक प्रारूप प्रस्तुत किया। तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री केसी पंत के द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय 1986 में नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप प्रस्तुत करना, ठीक है। प्रारूप का मतलब ड्राफ्ट, ठीक है, कि यहां पर हम क्या करना चाहते हैं। तो अब इसमें दूसरी बात क्या आई कि इस नीति में जो उस प्रारूप को 12 भागों में बांटा गया, 12 भागों में बांटना, ठीक है। और फिर इसने सिफारिशें की, ठीक है। तो सिफारिशें क्या हैं? नंबर 1 कि शिक्षा की इस नीति में, मतलब ये जो पॉलिसी है, इस नीति में शिशु या बच्चे के विकास के, शिशु के विकास के सर्वतोन्मुखी का मतलब होता है सर्वांगीण, मतलब सभी तरीके का विकास के सर्वतोन्मुखी प्रकृति को मान्यता दी गई, ठीक है। तो मान्यता यहां पर कैसे दी गई है ना, दिया जाना। जैसे पहला है आहार, मतलब उसकी डाइट अच्छी हो, उसका स्वास्थ्य मतलब उसका जो वेट है ना, फिजिकली वो सही है कि नहीं है। फिर यहां पर जो उसका सामाजिक स्तर है ना, शारीरिक स्तर है, शारीरिक, इसके बाद नैतिक और भावनात्मक विकास, ठीक है। तो ये जो सर्वतोन्मुखी विकास की बात की गई थी, इसमें ये सारी चीजें आ रही। भावनात्मक विकास पर विशेष ध्यान देना, ठीक है। तो ये बच्चों के इस तरीके से आहार पे, स्वास्थ्य पे, सामाजिक, शारीरिक, नैतिक, भावनात्मक विकास पर ध्यान देना, और इसी के साथ साथ एक समेकित बाल विकास कार्यक्रम, समेकित बाल विकास कार्यक्रम चलाने पर बल देना, ठीक है। तो यहां पर ये चीजें आ रही हैं। तो एक बार सभी लोग इस स्लाइड पर फोकस करें। स्लाइड नंबर 4 को देखिए। पहली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी वो 1968 में आई। 68 को ही उल्टा कर दीजिए तो 86 हो जाता है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी फिर से 1986 में आई। तो अभी ये पॉलिसी में कुछ और बातें हैं, ठीक है।
एक बार सभी लोग स्लाइड नंबर 4 पर ध्यान दें। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? यस, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? क्लियर है सब? ओके। तो अब यहां पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कुछ और पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। तो यहां पर पहला पॉइंट आया कि पूरे देश में प्राथमिक विद्यालयों में सुधार करने के लिए, प्राथमिक विद्यालय या जो प्राइमरी स्कूल से प्राथमिक विद्यालयों के सुधार के लिए तत्काल ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम चलाने पर बल देना। ठीक है, तो यहां पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब यह है कि जितने भी प्राइमरी स्कूल थे सभी में एक ब्लैक बोर्ड बनाया गया ताकि बच्चों को शिक्षा दी जा सके। अगली बात यहां पर आई कि माध्यमिक शिक्षा के प्रसार और उन्नति के लिए, ठीक है, उन्नति हेतु आवश्यकतानुसार, ठीक है, आवश्यकतानुसार का मतलब जितनी जरूरत है वहां पर देश के अलग अलग भागों में नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई। देश के अलग अलग भागों में नवोदय विद्यालयों की स्थापना। ठीक है, अब ये क्यों की गई? ताकि तीव्र गति से विकास करने वाले या विशेष प्रतिभा वाले, जैसे आप लोग ने देखा होगा कुछ बच्चे जो हैं वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, ठीक है, उनके अंदर बहुत तेजी से दिमाग चलता है उनका और वो बहुत जल्दी चीजों को ग्रैस्प कर लेते हैं। तो विशेष प्रतिभा वाले बच्चों को अवसर उपलब्ध हो सके। ठीक है, तो ये नवोदय स्कूल आज भी चल रहे हैं और इसमें बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, उपलब्ध हो सके। ठीक है, तीसरी बात यहां पर आ रही है कि व्यावसायिक कार्यक्रम शुरू करना। ठीक है, मतलब प्रोफेशनल जो है वो प्रोग्राम शुरू करना। अगली बात यहां पर आई कि इस नीति के तहत आप लोगों ने एक सुना होगा डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, है ना, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। ये हर जिले में है। ठीक है, आप लोग भी जहां पर जिस जिले में होंगे वहां पर एक डाइट जरूर होगा। तो डाइट की स्थापना की गई, है ना, और ये बेसिकली क्या कर रहा था कि यहां पर जो एजुकेशन और ट्रेनिंग का काम था वो ये देख रहा था। अब इसी में कहा गया कि इस नीति में साक्षरता दर, मतलब लिटरेसी रेट, साक्षरता दर को 36% से बढ़ाकर, इसका मतलब क्या हुआ कि उस समय लिटरेसी 36% थी, 36% से बढ़ाकर 2000 तक 56% करने की बात की गई। ठीक है, मतलब उस समय आप सोचिए कि लिटरेसी हमारी कितनी कम थी 1986 के आसपास, तो लिटरेसी रेट को बढ़ाकर 56% किया गया। अब देखिए 1986 में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई और उसके बाद अगली एजुकेशन पॉलिसी आ रही है 2020 में। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नरेंद्र मोदी लेकर आए ये 2020 में आई। अब आप सोचिए कि कितना लंबा गैप हुआ। 1986 के बाद अगली नीति 2020 में आ रही है, मतलब 34 साल तक की सरकार ने इस पर फोकस ही नहीं किया कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, और उसी का ये नतीजा है कि हमारे यहां आज इतनी बेरोजगारी। ठीक है, तो अब इसमें चूंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहां पर पहला पॉइंट आया कि 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मतलब को प्रतिस्थापित करने के लिए नीति लाया जाना। ठीक है, मतलब ये जो पॉलिसी आई ये 1986 के बाद अब आई, तो इसकी जो सिफारिशें हैं वो काफी ज्यादा थी, तो मैं सारी सिफारिशों पर फोकस करूंगा, है ना, क्योंकि ये सिफारिशों से क्वेश्चन आता है। तो पहली यहां पर सिफारिश क्या है कि नवीन नीति का मतलब ये जो 2020 वाली नीति है, नवीन नीति में शिक्षा की पहुंच, ठीक है, समानता, गुणवत्ता का मतलब क्वालिटी, ठीक है, वहनीय शिक्षा का मतलब होता है बेयरेबल एजुकेशन, मतलब ऐसी शिक्षा हो जिसको हम वहन कर सकें या जिसका खर्चा उठा सकें, वहनीय शिक्षा। और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान। ठीक है, तो पहली बात यहां पर ये आई। तो एक बार सभी लोग स्लाइड नंबर 5 पर फोकस करें। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? हाँ भाई, जितने लोग प्रेजेंट हैं उन सभी से मैं चाहूंगा कि एक बार अपनी रिप्लाई जरूर दें, है ना। किसी को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ भाई, कोई आवाज नहीं आ रही मेरे पास? नो क्लियर डाउट है? सर। यस सर। ठीक, चलो। तो अब ये जो नीति है वो किसकी अध्यक्षता में बनाई गई ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नवीन नीति का निर्माण या के निर्माण हेतु, नवीन नीति के निर्माण हेतु 2017 में इसरो आप सभी लोग जानते होंगे, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन ये उस मतलब इसरो के प्रमुख थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। ठीक है, और समिति ने क्या किया कि 2019 में प्रारूप प्रस्तुत किया। ठीक है, मतलब समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है वो यहां पर प्रस्तुत कर दिया, प्रारूप प्रस्तुत किया। तीसरा पॉइंट यहां पर है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो अब मैं बार बार यही शब्द लिखूंगा एनईपी, है ना, क्योंकि नई शिक्षा नीति जो है वो बहुत बड़ा लंबा पड़ जाता है। तो नई शिक्षा नीति जो है वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति। ठीक है, तो पहली आई 1968 में, फिर 1986 में, अब आई 2020 में। फिर इसमें अगली बात आई कि इस नीति के अंतर्गत, मतलब ये जो नई नीति है, इस नीति के तहत केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6% के बराबर निवेश का लक्ष्य रखना। ठीक है, इसका मोटा मोटा मतलब यही है कि जो भी हमारा इनकम है या जो भी हमारी आय है उसका 6% कम से कम हम एजुकेशन पर खर्चा करें, निवेश का लक्ष्य रखना। ठीक है, फिर अगली बात आई कि वर्तमान में सक्रिय
वर्तमान में सक्रिय 10+2, 10+2 का मतलब हाई स्कूल एंड इंटर, 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4। ठीक है, अब देखिए 10 और 2 12, 5 3 8, 3 11 4 15। इसको आप ऐसे समझिए, कक्षा 5 का मतलब प्राइमरी एजुकेशन, थर्ड 3 का मतलब 8 मतलब जूनियर हाई स्कूल, इसके बाद 3 का मतलब 11 मतलब फर्स्ट ईयर जिसको हम लोग बोलते हैं, और उसके बाद ग्रेजुएशन। ठीक है, तो इस प्रणाली के आधार पर 5+3+3+4 के प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात करना। ठीक है, विभाजित करने की बात। तो अब यहां पर इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो हमारी लागू हो गई है, और ये 10+2 वाला जो शैक्षणिक मॉडल है इसके इसके आधार इसको हटाकर ये वाला जो 5+3+3+4 वाला मॉडल है ये शुरू हो गया है। अगला पॉइंट यहां पर आया कि तकनीकी शिक्षा मतलब टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा भाषाई बाध्यताओं को दूर करना। भाषाई बाध्यता का मतलब क्या है कि नॉर्थ के लोग साउथ के लैंग्वेज नहीं समझ पाते, साउथ के लोग नॉर्थ के लैंग्वेज नहीं समझ पाते। भाषाई बाध्यताओं को दूर करना, दिव्यांग दिव्यांग छात्रों के लिए दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने के लिए तकनीकी के प्रयोग को या टेक्नोलॉजी के प्रयोग को बढ़ावा देना, तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, इसीलिए इसी का एक परिणाम आप देख रहे हैं कि अब एआई की जो पढ़ाई है वो भी करवाई जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट यहां पर आया कि इस नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच या क्रिएटिव थिंकिंग, छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय, है ना, मतलब वो जो भी डिसीजन ले उसमें कोई ना कोई एक रीजन या तर्क होना चाहिए, और नवाचार, नवाचार का मतलब इनोवेशन, नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर, नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर बल देना। ठीक है, तो सभी लोगों से मैं चाहूंगा कि स्लाइड नंबर 6 पर फोकस करें, है ना। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैं इसको डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ये एकदम लेटेस्ट है और इससे आपको प्री में क्वेश्चन जो है वो मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, स्लाइड नंबर 6 पर फोकस करें। जी सर। क्लियर है? जी सर। चलो, यस सर। तो अब हम लोग अपनी आखिरी स्लाइड पर आते हैं। अगली बात यहां पर है कि एमएचआरडी के नाम में परिवर्तन। ठीक है, तो पहले क्या था कि 1990 तक हमारे यहाँ जो मिनिस्ट्री थी उसको हम एजुकेशन मिनिस्ट्री ही कहते थे, लेकिन 1990-92 के आसपास हम लोगों ने क्या किया कि जो शिक्षा मंत्रालय था उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो अब यहां पर फिर से एमएचआरडी के नाम में परिवर्तन करके शिक्षा मंत्रालय नाम कर दिया गया है। तो यहां पर पहला पॉइंट क्या आएगा कि कैबिनेट के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय करने की मंजूरी। ठीक है,
तो अब हम आपको ये MHRD जो डिपार्टमेंट है वो नहीं मिलेगा और इस तरीके से ये नाम चेंज कर दिया गया। अगली बात आई कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, ठीक है, MHRD का नाम बदलकर ये जो शिक्षा मंत्रालय किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का उद्देश्य, शिक्षा मंत्रालय करने का उद्देश्य क्या है? शिक्षा और सीखने, ठीक है, पुनः अधिक सीखने, पुनः अधिक सीखने, पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करना, ये ऐसे लिखना है, पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करना। तो इसका उद्देश्य यहां पर यह है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीखें, है ना, और उनका जो मतलब चीजें हैं उस पर उनका ध्यान आकर्षित किया जाए। तो इसमें जो पहली बात आई कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो किस तरीके से होगी, तो प्रारंभिक शिक्षा में जो पहला पॉइंट आया वो ये कि 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम, शैक्षिक पाठ्यक्रम का 2 समूहों में विभाजन, ठीक है, शैक्षिक पाठ्यक्रम का 2 समूहों में विभाजन। तो यहां पर पहला समूह क्या है? 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, आयु के बच्चों के लिए आप लोगों ने यह नाम सुना होगा आंगनवाड़ी, ठीक है, बाल वाटिका, ठीक है, के माध्यम से मुफ्त मतलब फ्री, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना, शिक्षा की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, ठीक है। तो ये यहां पर एक पहला ग्रुप आया 3 से 6 वाला। अब दूसरा ग्रुप है 6 से 8 वाला। तो 6 से 8 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 और 2 में शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। मतलब 6 के जब वो पूरा हो गया तो 6 से 7 में कक्षा 1 और 7 से 8 में कक्षा 2 में शिक्षा दी जाएगी। और दूसरी बात यहां पर रखी गई कि प्रारंभिक शिक्षा को, मतलब ये जो 8 तक की शिक्षा है, इसको बहुस्तरीय या मल्टी लेवल खेल और गतिविधि आधारित, मतलब बच्चों को खेल खेल में सब चीजें सिखाई जाए, खेल और गतिविधि आधारित बनाने को प्राथमिकता देना, ठीक है, बनाने को प्राथमिकता देना। फिर इसमें दूसरा पॉइंट क्या आया कि ये जो मतलब क्या कहते हैं, शिक्षा और सीखने पुनः अधिक ध्यान से जुड़ी योजनाओं का, ठीक है। तो ये पूरा मैं नहीं लिख रहा हूं, है ना, ये ऊपर लिखा हुआ है, शिक्षा सीखने पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करना, इससे जुड़ी योजनाओं को, इससे जुड़ी योजनाओं का निर्माण, इससे जुड़ी योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन, मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास,
ठीक है। और उसी के साथ साथ एक और डिपार्टमेंट है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। और एक और डिपार्टमेंट आ रहा है जनजातीय कार्य मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से किया जाएगा। ठीक है। तो प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित अभी कुछ और पॉइंट बचे हैं, वो हम लोग कल देख लेंगे। मैं नंबर 7 पे फोकस करें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछें, फिर हम लोग एमसीक्यू शुरू करें। सर। ठीक है। तो अब यहां पर पहला क्वेश्चन आ रहा है, देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राधाकृष्णन, तो ये 3 स्टेटमेंट हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है। और आपके 1 मिनट का समय जो है वो शुरू हो गया है। सभी लोगों से मैं यही चाहूंगा कि पार्टिसिपेशन सभी का हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आंसर आपको केवल जो है वो अपने चैट बॉक्स में देने, ठीक है, या मुझे बताना नहीं है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है। ठीक है। सभी को यहां पर देखिए पार्टिसिपेट करना जरूर है। तो यहां पर समय समाप्त हो गया। आप देखिए, पहला है कि राधाकृष्णन आयोग ने सिफारिश की थी प्रशासनिक सेवाओं के लिए विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि अनिवार्य नहीं होनी चाहिए, ये सही है। कोठारी आयोग ने पहली बार ये सुझाव दिया था कि शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का 6% व्यय किया जाना चाहिए, ये भी सही है। और 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने देश भर में एक समान शैक्षिक ढांचे के रूप में 10+2+3 के मॉडल को अपनाने पर बल दिया, ये भी सही। तो ये तीनों स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, यहां पर देखिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। आपको ये बताना है कि कुल कितने युग्म सही सुमेलित है। ठीक है। यहां पर ये नहीं बताना है कि सर, कौन सा या कौन से। हाँ बोलिए, सर मैं बोलिए, ये बोलिए। कह रही हूँ, सर ये जो एग्जाम है इसमें निगेटिव मार्किंग हम्म नहीं रहती है, ये जो आप ट्यूशन करा रहे हैं इनमें नहीं है ओनली? देखिए, अब जो एग्जाम होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन यहां मैं नेगेटिव मार्किंग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे नहीं तो पार्टिसिपेंट्स और कम हो जाएंगे। इसलिए अच्छा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम में तो नेगेटिव मार्किंग होनी ही होनी है। हाँ बोलिए। यस और सर। सर एग्जाम में कितने की रहती है, 1/3 या 1/4 की? 1/3 की। अच्छा ठीक है। ओके सर, ठीक। तो आपको यहां पर समय शुरू हो गया है। तो ये दो आपको ये बताना है कि ये जो ग्रुप है उसमें टोटल कितने ग्रुप मैच कर रहे हैं। ठीक है। तो सभी लोग यहां पर इसको जरूर देखें, कुल कितने युग्म सही सुमेलित हैं। आंसर सभी के देखिए चैट बॉक्स में ही आने हैं, तो सभी लोग यहां पे पार्टिसिपेट जरूर करें। ठीक है। किसी का भी आंसर यदि गलत हो रहा है तो वो परेशान ना हो। चलिए, तो समय समाप्त हो गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, ये सही है। यूजीसी राधाकृष्णन आयोग, ये भी सही है। नवोदय विद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, ये गलत है, ये 1986 में आया था। और 5+3+3+4 का मॉडल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है। तो यहाँ पे 4 में से 3 ग्रुप ही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट और रीजन का यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से क्या सही होगा। ABCD जो है उसमें आपको बताना है। ठीक है। तो आपका समय शुरू हो गया है, सभी लोग इस पे पार्टिसिपेट करें।
तो यहाँ पर समय समाप्त हो गया भाई। और पहला पॉइंट है कि नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एमएचआरडी का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, ये सही है। अधिक ध्यान केंद्रित करना है, ये भी सही है। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही हो गया, पहला आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, नवीन शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। आपको बताना है कि कौन सा या कौन से कथन सही है, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए सभी लोग। ठीक है, तो यहां पर समय समाप्त हो गया। पहला पॉइंट है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 के तहत समेकित बाल विकास कार्यक्रम के माध्यम से शिशु के आहार और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया गया, तो ये सही है। कोठारी आयोग ने सिफारिश की थी कि माध्यमिक स्तर पर केवल अंग्रेजी भाषा में ही शिक्षण को प्रोत्साहन दिया जाए, ये गलत है। उन्होंने ये कहा था कि स्थानीय भाषाओं को प्रयोग में लाना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के निर्माण के लिए डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में समिति गठित की गई, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, ठीक है। तो लिस्ट 1 को लिस्ट से मैच करिए और इसका सही आंसर क्या होना चाहिए ये बताइए, ठीक है। हेलो, एक्सक्यूज मी क्वेश्चन सर। नंबर 5 फोकस करें। बोलिए बोलिए। सर मेरी ये चीज समझ में नहीं आती, ये वाला जो आपने क्वेश्चन दिया ना, एक तो आपने 2 वाला क्वेश्चन कौन सा? और एक सर ये कि 5 वाला है, और एक जो आपने 2 वाला दिया था ना सर, मेरी ये समझ में नहीं आता। और ये इस नहीं, ये कोई से भी एग्जाम सर, एक बार अच्छा ये ठीक है, हाँ, एक बार मैं अभी आपको ये वाला क्वेश्चन करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। आप ये करिए पहले। सर तो यहाँ पर समय समाप्त हो गया। देखिए, त्रिभाषा सूत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हिस्सा है। इसी वही है, अधिक सीखने वाली बात है। इसमें 4 मंत्रालयों का साझा सहयोग है। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 का हिस्सा है और 34 साल के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो आपको दिक्कत किसमें हो रही है इसमें? हेलो, यस, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपको दिक्कत किसमें हो रही है? ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है। यस, मेरी आवाज आ रही है आपको? क्या हो गया? हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूं जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था वो बताएं मुझे कौन से क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। वो लेफ्ट हो गई सर, हैं? लेफ्ट हो गई वो। अच्छा, वो लेफ्ट हो गई, ठीक है, ठीक है, जाने दीजिए उनको। ठीक है, फिर तो इसका आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कल हम लोग आई थिंक ये वाला जो चैप्टर है वो समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो जो भी आपको मिल रहा है मटेरियल उस सभी को ध्यान से पढ़िए और पार्टिसिपेट जरूर करते रहिए। चलिए, ठीक है।